हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मैथ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम आपका कब हुआ है? दिसंबर 2025। तो दिसंबर 2025 का जो क्वेश्चन है वो क्या है? 31 दिसंबर 2025 का आया हुआ प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि ला सब्जेक्ट से है। उसके शिफ्ट 1 का जो भी मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि मैं प्रीवियस डे की बात करूं, अगर हम पहले की बात करूं तो इससे पहले मैं एक डीआई का प्लेलिस्ट भी अपने ग्रुप में बना रखा है। उस डीआई और मैथ और रीजनिंग, ये सब जानते हैं एक ही टॉपिक है, मैथ है, मैथ से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो डीआई भी मैथ पर ही आधारित है, इसलिए चूँकि मैंने पहले इसको पढ़ाया था, फर्स्ट वीडियो जो डीआई का है वो पहले मैंने बनाया था, तो इसलिए उसमें क्या किया था कि जो मैथ से रिलेटेड और डीआई से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको पहले वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसलिए जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि यदि मैथ में आप 5 में से 5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के पार्ट को करना चाह रहे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने मैथ के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे भिन्न क्या होता है, दशमलव क्या होता है या डेसिमल क्या होता है, उसके जोड़ घटाना कैसे होते हैं, वो सारा चीज़ मैंने उसमें डिस्कस किया है। साथ ही साथ एवरेज पर पूरा डिटेल मैंने वीडियो बनाया है, उसी में बताया है। फिर मैं एवरेज के अलावा मैंने आपके परसेंटेज पर मैंने बात किया है, उसके अलावा मैंने रेशियो पर बात किया। इन तीनों टॉपिक पर, चारों टॉपिक पर मैंने विस्तृत बात किया है। और इन टॉपिकों को जान जाएंगे तो मैथ रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को आप 5 में से 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, और डीआई के भी 5 में से 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। इस तरीके से दोनों मिलाकर जो है 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके 20 नंबर देंगे। और ये 20 नंबर ऐसे होंगे जिसका उत्तर प्रश्न में ही होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा पार्ट है जिसका उत्तर कहीं और खोजना नहीं है, ना याद करना है, बल्कि उस प्रश्न में ही छिपा रहता है दोस्तों। तो ऐसा गोल्डन अवसर जल्दी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर उन वीडियोज़ को आप ध्यान से देखते हैं और मैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करा के मैं उनके क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, और आप भी बैठ कर कापी कलम लेकर सॉल्व करते हैं, तो तय मानिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए जल्दी से सिलेक्शन नहीं मिलेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर आप कम तैयारी में भी ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। ये इसका सबूत आप जब लगाएंगे तो स्वतः मिल जाएगा। तो चलिए, कोई बकवास नहीं, सीधे हम चलते हैं टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये संख्या है सूची 1 में, और सूची 2 में क्या है आपका? सूची 2 में आपका कोड है, यानी कोडिंग डिकोडिंग से ये हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हुआ है। और ध्यान से देखिए, जो 4, 5, 7, 11 है, इधर 125, 65, 32, 344 है। मैंने देखकर ही उत्तर सही मान लिया, लेकिन मेरे मानने से कुछ नहीं होता है। आप कैसे इस चीज़ को डेवलप करेंगे? तो डेवलप करने के लिए आप ध्यान से देखिए कि जो मैं प्लेलिस्ट में जाइए डीआई की, उसके पहले वीडियोज़ को देखिएगा। अगर पहले वीडियो को देखेंगे तो इस बात को भी मैं वहीं पर बता दिया हूँ, क्योंकि रीजनिंग से रिलेटेड है। क्या मैंने बताया है कि आपको 1 से लेकर 30 तक कम से कम टेबल याद रखना है। 1 से 30 तक कम से कम टेबल याद ही रखना। टेबल बोले तो पहाड़ा याद रखना है। अगर 1 से 30 नहीं होता है तो 1 से 20 तो कंपलसरी याद करिए, लेकिन मेरे हिसाब से 1 से 30 तक। और 1 से लेकर 130 तक आप वर्ग याद रखें। 1 से लेकर 130 तक क्या याद रखें? वर्ग याद रखें। और साथ ही साथ 1 से लेकर 120 तक, 1 से लेकर 20 तक घन याद करें। और ए से लेकर जेड तक जितने भी नंबर है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, जेड का 26, इस तरीक़ा से नंबरिंग याद करें तो रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग जितने सवाल हैं वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। केवल इतने मात्रा से आपके सारे क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इनसे तो मैथ में भी काफ़ी सहयोग देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अब देखो, अब 4 तुमने देखा, 5 देखा, और इधर संख्या बड़ी बड़ी तुमने देखा, और कोडिंग की बात कर रहा है, इसलिए मैंने दिमाग लगाया। तो ये 4 का वर्ग क्या होता है? 16 होता है। 7 का क्या होता है दोस्तों? 25 होता है। 7 का क्या होता है? 49 होता है। 5 का 25, 7 का 59, 11 का क्या होता है? 121। इससे रिलेटेड कोई देख रहा है क्या? 16, 25 के आसपास कोई संख्या दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। यानी हो ना हो, घन थोड़ा देख लेते हैं, हो सकता है घन से रिलेटेड हो। इनसे बड़ी ही दिख रही है, इनसे बड़ी क्या होता है? घन होता है। चलो देखो, 4 का घन क्या होता है दोस्तों? तो नहीं याद है तो याद करना, 16 चौका 64। 5 का क्या होता है दोस्तों? 25 होता है। नहीं याद है तो याद करो। 7 का 343 होता है। 11 का तुम्हारा क्या होता है? 1331 होता है। ये तुम्हारा घन होता है। अब देखो, इसके आसपास कुछ संख्याएं दिख रही है क्या? 64, हाँ जी 65, यानी 64 में 1 जोड़ रहा है। इन सभी घन में 1 जोड़ते हुए अगर मिलेगा तो ये ही मानेंगे कि कोडिंग सही है। अब देखो, 125 के आसपास कोई दिख रहा है क्या? हाँ जी 126 दिख रहा है। इसमें भी लगता है 125 में 1 जोड़ रखा है। अपने आप क्लू दे रहा है। देखो,
अब 343 कहीं दिख रहा है, हाँ जी 344 दिख रहा है, यानी 343 में एक जोड़ने के बाद 344 प्राप्त हो रहा है तुमको। 1331 दिख रहा है क्या, हाँ जी 1332 दिख रहा है। तो 1331 में एक जोड़कर 1332, मैंने कितनी इजीली तरीका से तुम वहाँ तक पहुँच गए। केवल मेरे उस पहली वीडियो देखो दोस्तों, मैंने इन क्वेश्चन को देखा नहीं था, लेकिन मैं हमेशा प्रीवियस ईयर एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे ये पता है कि देखो हम क्या करेंगे कि तुमको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि हम लिमिटेड चीज़ को पढ़ा देंगे, और जो हम पढ़ा देंगे वह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि हम विद्वान हैं ऐसा नहीं है, हमने एनालिसिस किया है दोस्तों। मैं कोई बाबा कोई विद्वान नहीं हूँ, बल्कि मैं एनालिसिस करता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हमें बहुत विश्वास होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करता हूँ, एनालाइज करके अपने स्टूडेंटों के लिए निकालता हूँ कि कैसे कम पढ़ाकर, कम टॉपिक पढ़ाकर पूरा नंबर, ज़्यादा नंबर नहीं, पूरा नंबर आपको दिया जा सकता है। तो आप हमारे उस पहली वीडियो को देखिए, उसमें सारा चीज़ मैंने बता दिया है, और उसी में से सारे क्वेश्चन देखेंगे, अधिकांश सॉल्व होते हुए प्रतीत होंगे। चलो, तो 64 माइनस 4 का क्या तुम्हारा मिलेगा, तो 65 मिलेगा, यानी ए का तुम्हारा दूसरा। 25 का तुम्हारा क्या बना है, 125 का क्या तुम्हारा बना है, 125 है, ठीक है ना। 125 का बना था 126, यानी बी का तुम्हारा पहला, ए का दूसरा, बी का पहला। 343 का क्या हो जाएगा, 344, 1331 का 1332। इस तरीके से देखो, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का जो है चौथा, और डी का जो है तीसरा। तो देखो ए का दूसरा यहाँ पर देखो, और कहीं नहीं, केवल एक ही ऑप्शन से तुम्हारा आंसर बन गया, और पहला तुम्हारा सही हो गया। देखो फ्री में नंबर पा गए, और क्वेश्चन में ही उत्तर छिपा है। केवल एक ही घन ही याद कर लेने से तुम्हें नंबर पर नंबर मिल रहा है, वर्ग याद करने से नंबर पर नंबर मिल रहा है। तो क्या दिक्कत है दोस्तों, एक क्वेश्चन 2 नंबर देते हैं, और 1 नंबर से JRF कई बच्चों का रुक जाता है। इसलिए आप किसी को छोड़िए ना, जो फ्री में नंबर, मैथ रीजनिंग फ्री में नंबर बांट रहा है, DI फ्री में नंबर दे रहा है, तो क्यों ना उस फ्री वाले नंबर को ले लूँ, 10 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लूँ, 5 2 है कंप्रहेंशन का, ये 15 क्वेश्चन। ICT के पास क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, 20 क्वेश्चन। ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो पापड़ है, इसको तो तुम्हें लेना ही चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड, ये तो तुम्हें ऐसे भी टीचर बन रहे हो तो आना चाहिए। रिसर्च एप्टीट्यूड, ऐसे भी तुम रिसर्चर जो है बन रहे हो या बनोगे, तुम PhD करोगे, तो ये तुम्हें आना ही चाहिए। इसलिए ये सब तुम्हें पढ़ना चाहिए दोस्तों। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सही गणितीय कथनों की पहचान कीजिए। सर्वप्रथम ऐसे प्रश्न आ जाए दोस्तों तो आप खुश हो जाया करिए, और इसके करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत इजी तरीका से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले विद्यार्थी तो ABCD इन गणितीय कथनों को पहचान करता है। फिर आगे दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन करिए, यानी कौन कौन से इसमें कथन है सही है, उसको क्या करना है, चयन करना है। तो सर्वप्रथम विद्यार्थी देखकर समझता है कि टाइम टेकिंग है, इसको क्या कर छोड़कर हटा दें। लेकिन मेरे माने तो दोस्तों, मेरा माने तो आपको सर्वप्रथम ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन देखना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन को देखिए कि चारों ऑप्शन में क्या ऐसा चीज़ है जो कि बहुत बार आया है या चारों में कॉमन है। तो ध्यान से देखिए, बी सभी में कॉमन है। क्या क्या कॉमन है दोस्तों, बी सभी में क्या है दोस्तों, कॉमन है। तो बी अगर सभी में कॉमन है तो फिर हमें लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यानी बी वाले ऑप्शन को हल हमें करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो बी को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ये बी, इसमें से बी, यानी बी को हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए कि क्या ऐसा कोई है जो 3 में कॉमन है। तो देखिए ध्यान से, D 2 में कॉमन है, A 2 में कॉमन है, C जो है अकेले है। C क्या है, अकेले है। तो इस हिसाब से आपने देख लिया कि C क्या है, अकेले है। और A को देखा तो A 2 में है, D को देखा तो D भी क्या है, 2 में है। यानी तुम्हें A और D को, तुम्हें अगर A को याद करोगे तो तुम्हें D को भी देखना पड़ेगा। अगर C को तुम देख लोगे तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस प्रकार से तुम ऑप्शन को भी देख लोगे। जैसे ऑप्शन को देखा तुमने तो ये लगा कि बी सभी में है, तो सही होगा, इसलिए उसको चेक करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये वाला काम तुम्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं रही, तो बी ऑप्शन ऐसे ही ख़त्म हो गया। देखो बात समझ में आई कि नहीं है। अगर कहीं से भी तुम ये साबित कर दो कि C सही है तो ये वाला तुम्हारा ऑप्शन आराम से हो जाएगा, लेकिन तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि C क्या है, सही है। तो अब तुम देखो इसमें सबसे इजी कौन सा है, तुम्हें जो भी इजी लगे उसको पहले उठाकर देख सकते हो। तुम्हें जो भी इजी लगे उसको तुम पहले उठाकर देख सकते हो। लेकिन ध्यान रहे एक चीज़ दोस्तों, अगर मान लो A को तुम देखते हो, A सही है, तो A सही है तो तुम A और B को भी सही मार कर चले जाओगे। लेकिन ध्यान देखना, A और B तो इसमें भी है, A और B तो इसमें भी है, हो सकता है D भी सही हो, इसलिए तुम्हें D को देखना जरूरी होगा। यानी तुम्हें केवल 2 चीज़ को देखना पड़ेगा, A और D। A को अगर तुमने देख लिया, D को तुमने देख लिया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। C को तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं। यानी सोचो तुम्हें C की देखना है, यानी B को भी नहीं देखना है, C को भी नहीं देखना है, A और D में किसी को देख लो। तो सर्वप्रथम चलो हम A को देखते हैं, A को देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो लिख रहा है कि पद, यानी ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। ऐसे ही
1/24 माने इतने पद तक ये चीज़ चलता है। इसका मान माने इन सबका योगफल, क्योंकि बीच में प्लस है 4/25। तो चलो देख कर बताते हैं कि इसका योगफल जो है 4/25 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप घबराइए मत, ध्यान से देखिए, इसमें कहीं ना कहीं दिमाग अगर लगाओगे, मैं भिन्न पहले ही आप लोगों को बता दिया है दोस्तों, इसीलिए क्योंकि ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। तो ये देखो 1/5 × 6 है, 1/5 × 6। तो ध्यान से देखो, तुम दिमाग लगाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें देखने को मिल जाएगा, क्या कहीं ना कहीं टिक तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ये 1/6 × 7, 1/7 × 8 को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं टिक देखने को मिल जाएगा। क्या वो टिक मिलेगा कि 1 है, यानी 6 में से 5 घटाने पर 1 आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा। आगे भी देखो 6 7, 7 में से 6 घटाने पर 1 आ जाएगा कि हाँ आ जाएगा। 8 में से 7 घटाने पर 1 आ जाएगा कि हाँ जी आ जाएगा। 25 में से 24 घटाने पर 1 आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा। तो देखो हम 1/5 × 6 को क्या हम लिख सकते हैं, 1 की जगह पर हम लिखते 6 - 5 बटा 5 × 6 जैसे है वैसे रहने दे। केवल 1 की जगह पर क्या मैं 6 - 5 कर सकता हूँ? हाँ भैया क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 6 में से 5 जाएगा तब भी तो 1 ही आएगा। आप ध्यान से समझते चलो, कहीं ना कहीं ट्रिक तुम्हें देखने को मिलेगा। ऐसे लगाते रहोगे क्वेश्चन तो ट्रिक तुम्हें देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, हम समझाने के लिए इतना बता रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज हम अगर आपको बताते हैं और इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो चुटकियों में आप कर लेंगे। आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को 7 में से 6 को घटा लिख सकते हैं, यानी 7 - 6 बटा क्या है 6 × 7 है। तो 6 × 7 को हम एज इट इज ऐसे उतारते, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब आगे देखो, आगे क्या है 1/7 × 8। तो 1 की जगह पर 8 - 7 कर सकते हैं क्या, क्योंकि 8 में से 7 जाएगा 1 ही होगा, बटा 7 × 8। ऐसे ही डाट 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 प्लस 1/24 × 25। 25 में से 24 घटाएंगे फिर भी तो 1 आएगा। तो इसको भी हम कर सकते हैं 25 - 24 बटा नीचे जैसे है वैसे हम लिख सकते हैं। दोस्तों छोटी छोटी बातें अगर समझ जाओगे तुम्हारा काम बन जाएगा। और तुम सभी जानते हो कि इतना बटा इतना माइनस इतना बटा इतना हम कर सकते हैं, भिन्न है। यानी 6 - 5 बटा इतना का मतलब क्या है, ये जो बटा माने भाग, ये जो भाग है वो 6 में भी है और 5 में भी है। तो इसको अलग अलग कर रहे हैं, देखो ध्यान से। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग, इसको हम लिख सकते हैं 6/5 × 6। इसको 6/5 × 6 और माइनस देखो ये वाला माइनस 5/6, 5/5 × 6। देखो अलग अलग कर सकते कि नहीं, इस चीज़ को अलग अलग किए हैं। 6/5 × 6 माइनस 5/5 × 6। देखो ध्यान से, एलसीएम लोगे, ये दोनों समान है तो एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा, ऊपर ज्यों का त्यों उतर जाएगा। इसका उल्टा भी देख सकते हो, यानी इसको तुम अलग अलग कर सकते हो कि नहीं, हाँ सर अलग अलग कर सकते हो। अब आगे देखो ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहने दो, और ये इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको भी अलग कर सकते हो 7/6 × 7। केवल समझाने के लिए इतना दोस्तों मैं कर रहा हूँ। 6/6 × 7 तुम कर सकते हो, ठीक है ठीक है। फिर क्या है दोस्तों, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाओ, फिर इसको भी अलग करो, इसको भी 8/7 × 8 कर सकते हो, और माइनस 7/7 × 8 कर सकते हो। ऐसे ही क्या होगा तुम्हारा डैश 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 प्लस डैश 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 प्लस, इसको क्या कर सकते हो 25/24 × 25, 25/24 × 25 माइनस 24/24 × 25, 24/24 × 25 कर सकते हो कि नहीं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी हम कुछ किए नहीं है, केवल बस समझा रहे हैं आपको कि इसको अलग अलग तुम कर सकते हो। इससे क्या फ़ायदे मिलेंगे तो देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे। ध्यान से देखना, अब क्या होगा, इस 6 से ये 6 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, तुम ध्यान से देखो, इस 6 से इसके 6 कट जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बचेगा 1। देखो 6 × 6 कभी भी कटता है तो एक बार में जाता है, एक बार में कट जाएगा तो क्या बचेगा तुम्हारा 1/5 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा 1/5, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा -5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1/6 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/6 बचेगा। यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचेगा -1/7 बचेगा, प्लस आगे देखो, आगे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 8 से 8 कटा, क्या बचेगा 1/7 बचेगा। फिर माइनस है तो माइनस उतारो, 7 से 7 कटेगा एक बार में, फिर क्या बचेगा 1/8 बचेगा। ऐसे ही डाट 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 चलते जाओगे तो प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 25 से एक बार में कटेगा तो 1 तुम्हारा बच जाएगा 24, माइनस 24 से 24 कटेगा तो 1 बच जाएगा 25। इस तरीक़े से अगर तुम ध्यान से देखो तो पहला 1/5 को तुम छोड़ दो और लास्ट के 1/25 को तुम छोड़ दो अलग, बाकी सब एक दूसरे से कट जाएंगे। देखो कैसे, -1/6 ये +1/6 को काट देगा, तो प्लस माइनस घटेगा तो 0 हो जाएगा। देखो -1/6 +1/7 को काट देगा, -1/8 वैसे ही आगे भी +1/8 आता है, ऐसे कटते कटते 1/24 भी कट जाएगा, यानी आएगा क्या 1/5 और माइनस है, देखो लास्ट में माइनस 1/5 माइनस 1/25। यही केवल तुम्हें करना रहेगा। क्या 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 बचा तुम्हारा 1/5 माइनस 1 क्या
25, यही तुम्हारा क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। यानी तुम इन सब ये बीच में कट जाएगा, यानी तुम्हें क्या करना था, केवल इसमें क्या करना था, यानी तुम अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, तो समझाने के लिए हमने आज समझा किया। जो बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे वो हकीकत ज्ञान से इसको समझ लेंगे। बाकी जो बच्चे समझ गए हैं वो क्या करेंगे, इस पद का प्रथम पद उठा लेंगे, प्रथम पद का भी पहला हिस्सा यानी इसको उठा लेंगे, यानी 1/5 कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, उसमें से घटा देंगे 1/25 को। देखो 1/5, 1/5 माइनस माइनस 1/25, मैंने इसके पहला टर्म और इसका लास्ट टर्म ये आप लेकर क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखो वही तो आया, क्योंकि बीच वाला सब कट गया। ये तो ये सेंस है, दिमाग है। अब इसका एलसीएम क्या होता है, 25 से 5 का तो होता है 25। 5 में 25 से भाग करोगे तो 5 5 बार में, फिर 1 से गुणा करोगे ऊपर, तो ये तो सामान्य भिन्न का जो है 25 से 25, 1 में 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा। यानी क्या आएगा तुम्हारा, 5 में से 1 गया 4/25। माने में मतलब क्या तुम्हें लगा कि इस बड़े से क्वेश्चन में केवल प्रथम 1/5 में से 1/25 घटा लेना है। लेकिन दोस्तों जानते हो मैं हकीकत ज्ञान से बताता हूँ, इसलिए तुम्हें ये डेराइव किया है। लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस यही करते रहोगे तो प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा मिलता है, तुम्हें पता है कि बीच में सब कट जाएंगे, केवल ये और ये बचेंगे, इसको केवल घटा कर उत्तर ला दो। तो ये क्या है, इसका मान 4/25। तो क्या ये 4/25 है, हाँ है। यानी ए वाला ऑप्शन सही है, यानी ए वाला ऑप्शन सही है, यानी उत्तर ए वाला ही होगा। यानी एक ए इसमें है, एक ए इसमें है, यानी इन दोनों में यही दोनों जो है सही होगा। ये कभी भी सही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ए नहीं है, ये भी कभी भी सही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ए नहीं है। कि देखो एक केवल 4 में से 1 को हल किए तो 2 ठे ऐसे एलिमिनेट हो गया, कुल बच्चा डी। अगर डी को चेक कर लोगे तो तुम्हारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और भाग्य से मैंने भिन्न के बारे में भी बताया है, और डी नंबर क्या है, दशमलव वाला है, ये भी बताया है। अगर इसको भी आप देख लोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, तुम आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलो इसका मान देखते हैं, इसको हल करके देखते हैं। तो ध्यान से देखो, ये गुणा है, तो डायरेक्ट देखो इसका हल करके मान 0.04 कर देना। तो देखो इसका हल यहाँ पर मैं करना शुरू कर रहा हूँ। पहले दशमलव से डरो नहीं, 2 का गुणा 2 में करो तो 2 दूना का 4। और दशमलव कभी भी यहाँ से काउंटिंग किया जाता है। तो अब दशमलव की काउंटिंग करो, यहाँ से 1 अंक है और यहाँ से 1 अंक है, कुल 2 अंक लेफ्ट जाओगे तब दशमलव लगाओगे। लेकिन यहाँ 1 ही अंक है, 2 अंक बनाने के लिए एक 0 तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ दशमलव लगा दो और जीरो कहती हूँ इससे लिख दो। ये हो गया तुम्हारा काम। अब आगे देखो, ये भी 2 में 2 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 2 दूना का 4। ये भी प्लस है बीच में तो प्लस लगा दो। ये भी क्या होगा, देखो 2 दूना का 4, यहाँ पर लिख दो तुम 4। लेकिन दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, देखो यहाँ से 1 2 अंक बाद और यहाँ से 2 अंक, यानी कुल 4 अंक बाद दशमलव। 1 अंक ये हो गया, 2 अंक 3 अंक 4 अंक बाद दशमलव, यानी यहाँ पर दशमलव लगेगा, यानी 0.004। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। ध्यान से देखो, 4 में 2 से केवल अंक का अंक में संख्या में गुणा करते हैं। 4 दूना का क्या आया 8, और दशमलव लगाने के लिए क्या करोगे, 2 अंक ये 2 अंक ये 1 अंक ये, यानी कुल 3 अंक बाद दशमलव, यानी 3 अंक बाद दशमलव, यानी कहाँ पर दशमलव तुम्हारा आया 0.008, माने 3 अंक बाद तुम्हारा दशमलव आ गया। हो गया कैलकुलेशन। अब बाटा क्या है, बाटा जो है 0.18, इसको ऐसे ही रहने दो ध्यान से शांति से। अब क्या करो, जोड़ घटाना है तो सर्वप्रथम इसको जोड़ लो, फिर उसमें से घटा दो। तो जोड़ घटाने का नियम क्या मैंने तुम्हें बताया कि एक संख्या को शांति से तुम उतार लो, दशमलव के सामने दशमलव उतार लो, इसके इधर 3 जीरो है तो 3 जीरो उतारो, फिर क्या है 4 है तो 4 उतारो, इधर 1 जीरो है तो 1 जीरो उतारो, जोड़ है तो जोड़ कर दो, घटाना है तो घटाना कर दो। इधर कुछ नहीं है तो जीरो तुम मान सकते हो। 4 में कुछ भी नहीं जोड़ोगे तो 4 जीरो 4 जीरो दशमलव जीरो, यानी 0.0404, ये तुम्हारा इसका मान आया। क्या आया इसका मान 0.0404। इसका चिन्ह क्या रहेगा दोस्तों, प्लस। इसका चिन्ह माइनस है तो घटेगा, लेकिन घटाने के लिए भी दशमलव के सामने तुम दशमलव लगा दो। डबल जीरो इधर है तो डबल जीरो इधर बढ़ा दो, फिर 8 है तो यहाँ 8 लिख दो, इधर क्या है कुछ नहीं है तो 0 है, 0 कर दो, घटाना है तो यहाँ घटाना कर दो। अब देखो यहाँ पर 0 मान लो, 4 में से 0 हो गया 4, 10 यहाँ पर इकाई 1 अंक मांगेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ क्या बचा 3 में से 0 हो जाएगा तो 3। जैसे है वैसे सेम टू सेम वैसे ही तुम घटाना कर दिए। तो क्या है, क्या आया 0.0324। ऊपर क्या आया 0.324 बटा 0.18। दोस्तों घबराओ मत, दशमलव से घबरा जाओगे, केवल दशमलव गिन कर लगाना है। अब देखो ऊपर कितने अंक बाद इधर से दशमलव है, 1 2 3 1 4 अंक बाद, नीचे 2 अंक बाद। तो क्या करो कि ऊपर नीचे तुम क्या करो, ऊपर नीचे 4 अंक बाद दशमलव हटाने के लिए 4 थे, 1 पर लिखकर 0 बढ़ा दो और उतने से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। तो ऊपर के सारे दशमलव भाग गए, 324 हो गया। नीचे के 2 दशमलव 2 जीरो बढ़ा दिया और 2 जीरो भी बचा, तो इसी पर 2 जीरो बढ़ा दो या अलग से तुम 100 लिख दो। क्यों, क्योंकि 324 ध्यान से देखो 18 का क्या है, वर्ग है, यानी 18 गुणे 18, 1 18 कट गया, 1 18 बचा, 324 18 बार में कट गया। ठीक है, अगर यही मैंने कहा था कि 1 से लेकर 20 तक कम से कम वर्ग याद करो तो यहाँ पर तुम तुरंत कर लेते कि ये 324 18 का वर्ग है, 1 18 कटा, 1 18 बचा।
तो 18/100 को तुम क्या लिख सकते हो, तो 18/100 को मान लो दशमलव इसमें नहीं है तो 1-2 अंक बाद इधर दशमलव लगा दो, इधर लगा दो, ऐसे भी लिख सकते हो। 1-2 अंक बाद दशमलव लगा दिए, 0.18। क्या ये 0.18 था? नहीं, ये नहीं था, यानी डी वाला क्या हो गया गलत, डी वाला गलत हो गया, यानी जहाँ भी डी होगा गलत हो जाएगा, यानी ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। अब देखो ये भी गलत हो गया, ये ऑलरेडी गलत था, ये ऑलरेडी गलत था, केवल ए हमारा केवल ये सही हुआ था, मैंने केवल ए और बी वाला क्या हो गया ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो कितना ईजी तरीका से तुम्हारा हो गया कि नहीं। ए वाला तुम पहले तो तुमने देखा ऑप्शन सब में बी है तो बी वाला हल करने की जरूरत नहीं है। फिर ए पर आया तो ए को देखा कि ये वाला है टर्म, तो मैंने बताया एक बार चेक करो, 6 में से 5 घटाने पर 1 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। 7 में से 6 घटाने पर 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है। 25 में से 24 घटाने पर क्या आ रहा है? तो हाँ आ रहा है। घटाने पर 1 आ रहा है तो 1/5 कर दो पहला वाला, फिर घटाने पर आ रहा है इसलिए -1/25 कर दो लास्ट वाला, बस हो गया, इसे हल हो गया। बाकी दशमलव का जोड़ घटाना मैं बताया हूँ, ये हल कर लो, तुरंत इसका आंसर जो है पाके इन दोनों को हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे ही दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित भिन्न को अवरोही क्रम। दोस्तों अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ा पहले करेंगे। अवरोही में क्या होता है? सबसे बड़ा पहले आता है, सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उसे थोड़ा सा छोटा, फिर उसे थोड़ा सा छोटा, फिर एकदम छोटा, यानी सबसे बड़ा से छोटा की तरफ, यानी डिक्रीजिंग आर्डर जिसे कहते हैं। अवरोही जहाँ पर आ जाए। आरोही का मतलब इसका उल्टा। आरोही में क्या कहते हैं? जो सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। ये है ये क्या है तुम्हारा? ये है आरोही क्रम, ये है अवरोही क्रम। अवरोही तो तुम्हारा अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ा भिन्न कौन है, ये तुम्हें ज्ञात करना है। और ये तुम्हें ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम विधि से लेकर चलेंगे। दोस्तों अगर चाहो तो हम बिना विधि का भी तुम्हें बता सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो मैंने विधि बताया उस विधि से लेकर चलूँ। जैसे देखो 2/5 लिखा है तो लिखो 2/5, फिर आगे क्या लिखा है? 3/8 लिखा है तो लिखो 3/8, फिर आगे क्या लिखा है? 5/13 लिखा है तो लिखो 5/13, फिर 6/11 लिखा है तो लिखो 6/11, फिर लिखा है 4/9 तो लिखो तुम 4/9। मैंने सबसे पहला नियम बताया है कि देखो किसी का भी हर समान है क्या? तो 5, 8, 13, 11, 9 किसी का भी समान नहीं है। अंश समान है क्या? 2, 3, 5, 6, 4 अंश भी समान नहीं है। तो मैंने देखा था कि इनका अंतर देखो अंश और हर का। 2 और 5 में किसका अंतर क्या है? 2 और 5 में 2 और 5 का अंतर क्या है? 3 है। 3 और 8 का अंतर क्या है दोस्तों? 5 है। 5 और 13 का अंतर क्या है? 5 और 13 का अंतर तुम्हारा क्या है? 8 है। 6 और 11 का अंतर क्या है दोस्तों? 5 है। 4 और 9 का अंतर क्या है? 4, 5, 9, यानी यहाँ भी 5 है। तो किन्हीं का भी अंतर समान दिख रहा है क्या? हाँ जी, अंतर समान दिख रहा है। एक हमारा नहीं, इसका अंतर समान नहीं दिख रहा। एक हमारा 3/8 का अंतर समान दिख रहा है, एक 6/11 का अंतर 5 समान दिख रहा है, एक 4/9 का अंतर समान दिख रहा है। तो जिसका भी अंतर समान है तो उसको हम इजीली वे में बता देंगे कि कौन सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा को ही इसमें लिखना है। तो जो अगर अंतर समान हो, अंश और हर का अंतर समान हो, तो जो संख्या सबसे जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो संख्या भी बड़ी होगी। तो चूँकि इसका और इसका तुम डायरेक्ट बता दोगे, इसमें कौन सा देखो ABCD इसका लिख दो, इसका ABCD लिख दो। ये A है, ये A था, ये B था, ये C था, ये D था, और ये क्या था? E था। ऐसे ही एग्जाम में भी करोगे तो तुम B, D और E में बता दोगे। इसके अंश को देखो 3/8, इसका अंश क्या है? 3 है। तो जिसका अंतर माने अंश और हर का अंतर समान हो तो उनका, और देख लो कि हर जो है और अंश जो है, अंश छोटा है हर से। इसमें 3/8 अंश छोटा है, तो सभी में अंश छोटा होना चाहिए। इसमें भी 6/11 अंश छोटा है, हाँ जी छोटा है। इसमें भी 4/9 हर से अंश छोटा है, हाँ छोटा है। ये भी ध्यान रखना, ये भी होना चाहिए, ठीक है ना। और ये हमेशा अंश छोटा रहता ही है, हर के अपेक्षा हमेशा ही रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। तो जहाँ नहीं रहेगा, कभी अपवाद में ऐसा होगा, नहीं रहेगा तो वहाँ पर तुम ये रिलेशन को नहीं बताओगे, बल्कि एक ही रिलेशन होना चाहिए। ऊपर वाला छोटा अंश है, ऊपर वाला छोटा दिख रहा है तो हमेशा ऊपर वाला हर एक में जिसमें अंतर 5 है उसमें छोटा होना चाहिए। ऐसे रहता है ये। चलो अब समझो, अंतर इनका क्या था? अंश और हर का समान था। तो जिसका अंश छोटा है, जैसे ये 3 छोटा है कि इससे 6 से और 4 से, दोनों से, तो ये छोटी संख्या होगी, माने जो प्राकृतिक संख्या के रूप में तुम देख सकते हो। तो अंश में देखो, चूँकि तुम्हें अवरोही यानी सबसे बड़ा देखना है, सबसे बड़ा तो 3, 6 और 4, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 6, यानी D क्या होगा? सबसे बड़ी से होगी इन तीनों के अपेक्षा। देखो इन तीनों की बात करें, D क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। 6 के बाद फिर क्या आएगा दोस्तों? 4, यानी इसको किससे डिनोट करेंगे? E से। E फिर होगा, और E के बाद फिर क्या आएगा? तुम्हारा B होगा। क्या होगा? B। तो कभी भी क्रम तुम्हारा होगा तो D के बाद ही E आएगा और E के बाद ही B आएगा।
इसके बीच में ये कुछ भी आ सकते हैं, ए और सी। इसका डिस्कस अभी हम लोगों ने नहीं किया, तो ए और सी कहीं भी बीच में आ सकता है, इसलिए ए और सी की बात नहीं है। लेकिन डी ई बी इसी क्रम में आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद बी आएगा। तो देखो ऐसा क्रम कौन फॉलो कर रहा है कि डी के बाद ई फिर बी। तो देखो डी के बाद ई और उसके बाद बी, बीच में कुछ भी आए लेकिन ये क्रम डी ई बी होना चाहिए, डी ई बी। तो इसमें भी डी ई बी है, इसमें भी डी ई बी है, इसमें भी देखो इसमें बी पहले आ गया इसलिए ये गलत हो गया, पहले ही ऑप्शन तुम्हें दिख गया। इसमें डी ई बी है। देखो दोस्तों क्या तुम्हारे लिए टेक्निकल क्वेश्चन बताया है, ये तो तीनों सही हो गए इस नियम से। इस नियम से क्या मैंने तुम्हें इन तीनों में बताना नहीं है पढ़ा। अब केवल तुम्हारा बच्चा कौन, तुम्हारा बच्चा है ए और डी। मैंने क्या बचा है, ए और डी, यानी 2/5। ए और डी नहीं 2/5 बचा है, और तुम्हारा बच्चा है 5/13 बच्चा है। इन दोनों में भी देख लिया जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखो इनके हर जिसके समान नहीं हो उसका कैसे देखते हैं। देखो 2/5 बचा है, 5/13, इन दोनों में कौन बचा है। ये है हमारा क्या, ये है हमारा ए है, 2/5 ए है, और 5/13 क्या है, सी है, ये सी है। इन दोनों में कौन बड़ा है ये देखने के लिए क्या करेंगे, तो इसके जो हर है, इसका जो अंश है और इसका जो हर है, इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो करो 13 दूना का क्या होगा दोस्तों, 13 दूना का 26, तो ये हुआ 26। इसका भी क्रॉस तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 में 5 गुणा करोगे तो 5 हाँ 25, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुमने कर लिया। और 26-25 में कौन बड़ा है बताओ, 26 बड़ा है ना। तो 26 बड़ा है यानी 2/5, 26 बड़ा है। जो बड़ा रहेगा वही, जिस साइड बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, यानी 2/5 बड़ा होगा किससे, सी से, यानी 2/5, यानी 2/5 बड़ा होगा 5/13 से। यानी तुम्हें क्या समझ में आया कि ए बड़ा होगा सी से। तुम्हें बड़ा ही पहले रखना है, हमेशा ए पहले आएगा फिर सी बाद में आएगा। इस ऑप्शन को देखना ही नहीं है, ए पहले आएगा। देखो ध्यान से, ए पहले आएगा। देखो इसमें ए पहले आया है, नहीं सी पहले आ गया, इसलिए ये गलत हो गया। ए पहले आएगा, देखो ए पहले आया है, सी बाद में आया है, बीच में कुछ भी है उससे नहीं मतलब रहता, ठीक है ना। ए पहले आया है, सी बाद में आया है, मैंने लगता है ये सही है। 2 गलत आ गया, ठीक है ना। ये गलत है, इसको तो देखना नहीं है। देखो जो गलत आ गया है उसको तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ए पहले आएगा फिर सी आएगा, देखो इसमें भी ए पहले आया है फिर सी आया है, यानी ये भी सही हो सकता है। अभी भी तुम्हें जो है उत्तर 50-50 मिला है, यानी कन्फर्म नहीं मिला है। यानी कन्फर्म है तुम्हें ए का भी, मैंने इसको भी इनमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारा क्रम सही मिलेगा। तब ए की तुलना करेंगे। ए की तुलना किससे करें, ए का मतलब 2/5 की तुलना किससे करें। तो इसमें देख लो ए कहाँ आ रहा है, यहाँ ए जो है डी के पास आ रहा है और ई के पास आ रहा है। यहाँ भी ए देखो ई के पास आ रहा है, यानी ई और डी में हम देख लें। यहाँ ए जो देखो, यहाँ देखो डी से करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी डी के बाद ए है, यहाँ भी डी के बाद ए है। देखो जो उल्टा सीधा हो, मैंने ए के बाद देखो यहाँ पर ए जो है ई से पहले है, यहाँ ए जो है ई के बाद है, कोई एक ही सही होगा। ए और ई में ए और ई, यहाँ ए के बाद ई है, यहाँ ए के पहले ई है, दोनों में से कोई एक ही होगा। यानी ए और ई में देख ले कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। ए और ई में देख लें तो ए का मान तुम्हारा क्या है दोस्तों, 2/5। बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार है। ए का मान है 2/5। ई का मान क्या है दोस्तों, ई का मान क्या है, ई का मान तुम देखो तो ई का मान तुम्हारा क्या है 4/9, 4/9। इन दोनों में देखो ये ए है और ये ई है, इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा के लिए क्या करोगे, 9 दूना 18, ये 18 हो गया। इसमें गुणा करो 5 के 20, ये 20 हुआ। यानी कौन बड़ा है, 20 बड़ा है कि 18, 20 बड़ा है। 9 दूना 18, 5 के 20 बड़ा है, यानी 4/9 बड़ा है। यानी ई इसके हिसाब से क्या बड़ा है, ई बड़ा है, यानी ई पहले आएगा, क्योंकि अवरोही क्रम है। ई बड़ा है किससे, ए से। यानी जिस ऑप्शन में ई पहले आया है, यही 2 शेष ऑप्शन जो है, जिस ऑप्शन में ई पहले आया है वही हमारा राइट आंसर है। किस ऑप्शन में ई पहले आया है, इसमें ई पहले आया है क्या, इसमें भी ई पहले आया क्या, नहीं सर इसमें ई पहले नहीं आया है, इसलिए एक तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें ई पहले आया क्या, हाँ सर, तो यही तुम्हारा राइट आंसर हो गया। यानी ऑप्शन 4 क्या है तुम्हारा राइट आंसर। तुम देखे कि नहीं देखे, तुम्हें कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा, केवल मेरे मेथड का तुमने फॉलो कर दिया तो डी ई बी का क्रम तुम्हें पता चल गया। फिर तुमने देखा कि ये 2 बच्चा क्यों ना उसमें भी देख ले कि कौन बड़ा है, ए और सी में। तो कितनी इजी तरीका से इसमें गुणा करके तुमने देख लिया कि तुम्हारा ए बड़ा है। तो फिर इसमें फॉलो किया कि एक इसमें बड़ा दिख रहा है, तो 2 ऑप्शन बन गया। 2 ऑप्शन तुम्हें मिल गया, तो फिर तुमने देखा दोनों को गौर के, दोनों ऑप्शन में। तो मान लो कि तुम इन दोनों को जोड़ने के लिए तुम्हें
डी ई बी में कोई भी उठा सकते हो, लेकिन अगर डी को उठाओगे तो इसमें भी डी के बाद ए है, इसमें भी डी के बाद ए है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मान लो ई को उठाते हो तो यहाँ ई जो है ए के बाद है, यहाँ ई ए से पहले, दोनों में अंतर दिख रहा है, इसलिए इसको उठाने से फ़ायदा था, इसलिए हमने उठाया और उत्तर भी मिला। और ऐसे ही तुम भी उम्मीद है कि सोच लगाओगे और तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला पूरी करें। काफ़ी इजी और काफ़ी ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 4, 36, 252 और ये। अब इस क्वेश्चन को देखकर काफ़ी तुम घबरा जाओगे कि यार क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ अब इसको देखो अलग से हम इसे लिख लेते हैं। ये 4 है, फिर 4 को क्या बनाया है इसने 36 बनाया है, फिर 36 को इसने क्या बनाया है दोस्तों 252 बनाया है, 252 के बाद क्या बनाया है दोस्तों 1260 बनाया है। क्या बनाया है 1260 बनाया है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ लगाते हैं। एक चीज़ देखते हैं कि क्या जोड़ घटाना, देखो जो चीज़ का पहले जोड़ घटाना देखा जाता है, फिर गुणा भाग देखा जाता है, फिर वर्ग यानी स्क्वायर और घन देखा जाता है। इतने में तुम्हारा काम बन जाता है। इससे भी ना हो तो फिर एकांतर देखा जाता है। इतना क्रम हम करने से मेरा काम बन जाता है। पहला देखो जोड़ घटाना कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर कम वृद्धि या कम वृद्धि दिखे, जैसे 4 से सीधे 36 हो गया, ज़्यादा की वृद्धि, 36 से सीधे 252, 252 से बाद सीधे 1260, मतलब ज़्यादा की वृद्धि दिख रहा है। तो ज़्यादा की जब वृद्धि दिखे तो जोड़ घटाना नहीं है, कम की वृद्धि दिखे तब जोड़ घटाना है। तो जो ज़्यादा की वृद्धि दिखे तो गुणा है, और ज़्यादा की कमी देखे तो भाग है। वैसे कि कम की वृद्धि देखे तो प्लस है, कम की कमी दिखे मैंने घटता हुआ क्रम देखे तो वहाँ पर माइनस है। और तुम्हें हद से ज़्यादा वृद्धि दिखे तो वहाँ देखो कहीं वर्ग का नियम तो नहीं लगा है। हद से ज़्यादा उससे भी ज़्यादा तुम्हारा वृद्धि दिखे तो देखो कहीं घन की मामला तो नहीं है, घन का मामला तो नहीं है। कुछ नहीं बल्कि एक छोटा कहीं बड़ा कहीं फिर छोटा फिर कहीं बड़ा दिखे तो वहाँ कन्फर्म है कि एकांतर क्रम होगा। तो चलो सबके क्वेश्चन कभी ना कभी देखने को मिल जाएंगे। बारी बारी से हर एग्जाम बारी बारी से हम हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन लाएंगे, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई सीरीज़ तुम्हें अलग अलग देखने को मिलेगा ही, देखने को मिलेगा तो तुम्हें काफ़ी चीज़ सीखने को भी मिलेगी। इसकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर वर्ग का नियम अगर लगाने के लिए देखें तो ये तो 2 का वर्ग मिल गया, ये 6 का वर्ग मिल गया, 252 किसी का भी वर्ग है क्या नहीं, 1260 किसी का वर्ग है क्या नहीं, तुम्हें नहीं पता चल रहा है ना। तो 1 से 30 तक वर्ग याद करने के लिए कौन कहा, हम ही तो कहे हैं। प्ले लिस्ट में जाओ, DI का पहला वीडियो देखो, ये सारी बातें मैंने कर दिया है। जो वीडियो नहीं देखें जाकर देखें, तभी जाके इस मैथ के सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। यानी वर्ग का नियम भी इधर नहीं लग रहा है। घन है क्या कोई नहीं, घन भी नहीं दिख रहा है। चलो एक बार गुणा के ट्राई कर लेते हैं। 4 से 36 कैसे बना होगा, तो तुम्हें गुणा के ट्राई अगर नहीं करने आ रहा है तो करो क्या 36 में 4 से भाग कर लो, 4 9 36, 9 बार में आ जाएगा। यानी हो सकता है 9 से इसमें गुणा किया हो। अब 36 से 252, अब इसमें भी 9 से गुणा करो तो 9 छक्का 54, इसमें क्या किया 9 से गुणा किया 4 में, तो इस 4 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे दिखा दे कि 9 से उसने क्या किया है गुणा किया है। ठीक है ना। अब तुम्हारा 36 से 252, अब 9 छक्का 54 का 4 यहाँ पर तो दोस्तों 2 है, यानी 9 से गुणा नहीं किया है। तब किससे गुणा किया है देखा जाए 8 से किया है क्या, 8 से 48 का 8 से भी नहीं किया है यार। तो क्या करो 252 में तुम 36 से भाग कर दो, 252 में किससे भाग कर दो 36 से। मान लो 36 तुम नहीं भाग कर पा रहे हो, 6 से करो, 6 का 36, क्योंकि भाग का मतलब बटाई होता है। यहाँ भी करो 6 से, यहाँ पर 6 से भाग करके कटाई हो तो यहाँ भी 6 से भाग करना पड़ेगा तुम्हें। तो करो 6 चौका 24, हाँ यहाँ 25 है, 1 2 6 दूना का 12, हाँ भैया 6 7 42, मैंने 7 आया भागफल, यानी 7 से गुणा करोगे इसमें तो तुम 252 पा जाओगे। यानी तुम देखो ध्यान से, यहाँ 9 से किया फिर 7 से किया, तो फिर आगे किससे किया होगा, अपने इतने से दिमाग लगाओ, आगे किससे किया होगा, तो मेरे हिसाब से 5 से किया होगा, क्योंकि 2 2 घटा के 9 7 माने विषम संख्या, 9 7 फिर घटता हुआ विषम 5, तो फिर 5 से किया होगा। बट ट्राई करके देखो, 5 दूना 10 का सुना, हाँ जी, 50 25 1 26, हाँ जी, 5 दूना 10 2 12, हाँ जी, सेम टू सेम। तो आगे किससे गुणा किया होगा दोस्तों, आगे 9 से किया, फिर 7 से किया, फिर 5 से किया, तो आगे किससे किया होगा 3 से किया होगा। तो 3 से करके देखो 0, 3 से का 18, हाथ में लगा 1 बर्तियाँ 36 1 37, यानी 37 80 कहीं ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन 2 में है, ये तुम्हारा राइट आंसर है। तो इस तरीक़ा से तो हम कैसे दिमाग लगा दिए भाई, दिमाग लगा क्या दिया हमने, तुम्हें बताया है कि कम की वृद्धि होता तो जोड़ घटाना देखते। अब वर्ग यहाँ लगा कर देखे कि ये वर्ग से कोई रिलेटेड 252 के आसपास कुछ वर्ग नहीं होता है, ना घन होता है, ना 1260 के आसपास कोई दिख रहा था हमें, तो इसलिए हमने लगा कि गुणा होता है, एक गुणा वाला ही देख लेते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पर 4 से गुणा का रूप मिला, यहाँ से 7 से गुणा का रूप मिला, 7 से गुणा किससे करें नहीं
समझ में आ रहा था 252 में मैंने 36 से भाग कर लिया, पा लिया 7 से। तो दिमाग लगाया कि ये 9 से 7 किया तो यहाँ से 5 करना चाहिए, 5 से गुणा करके देखा ये मिल गया तो कन्फर्म है कि यहाँ 3 से गुणा करा होगा। इस तरीक़े से सीरीज़ किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, जो मैंने बात बताया उस पर, और प्लस तुम प्रैक्टिस करो, फ्री में नंबर पाओ दोस्तों। देखो दोस्तों, अन्य सब्जेक्ट को रटने से काम बनता है। मैं तो ये नहीं कहूँगा रटने से काम बनता है, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले तो समझते हैं अच्छे से कोई भी टॉपिक को, फिर उसको तो थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, उसको थोड़ा सा करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, केवल प्रैक्टिस करो, फ्री में नंबर पाओ। हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्री में का नंबर मत छोड़कावे, नहीं तो फिर JRF का सपना दोस्तों बहुत टूटता है। इसलिए JRF आना है तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद है कि आप मेरे बात को मानेंगे और इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में फिर हमारा लास्ट ये क्वेश्चन इसे शिफ्ट का है दोस्तों, क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछता है हर शिफ्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर सकती है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रहे एक पुरुष को 15 सेकंड में पार कर सकती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है। दोस्तों याद रखना, मैं इस टॉपिक को तो आपके DI के प्रथम वीडियो में नहीं बताया, लेकिन याद रखना इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें केवल एक ही मैं फार्मूला बताता हूँ। वो फार्मूला क्या है दोस्तों, तो चाल बराबर क्या है दोस्तों, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय। याद रखना, कभी भी अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो चाल बराबर तुम्हारा क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल का मतलब, दूरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, दूरी का मात्रक मतलब डिस्टेंस जो है तय किया गया है। तो दूरी का मात्रक दोस्तों किस में होता है दोस्तों, तो दूरी का मात्रक दोस्तों मैंने इसको किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। मीटर के बाद किलोमीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। ये सब मापने की क्या है, पैमाना है। समय को किस में मापते हैं दोस्तों, समय को सेकंड में मापते हैं, समय को मिनट में मापते हैं, समय को इसमें मापते हैं, मिनट में भी मापते हैं, समय को आवर में मापते हैं, समय को डे में मापते हैं, समय को ईयर में मापते हैं। ये सब समय का मात्रक है। स्टैंडर्ड मात्रक दूरी का क्या है दोस्तों, मीटर है, और समय का SI मात्रक क्या है, सेकंड है। इसलिए चाल का मात्रक क्या होगा, दूरी बटा सेकंड, माफ करना मीटर बटा सेकंड, क्योंकि दूरी बटा समय है। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दूरी बटा चाल। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। और दूरी का चाल का एक अन्य मात्रक ये भी हो सकता है किलोमीटर, और इसका क्या हो सकता है दोस्तों, आवर माने घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है। तो चाल का एक अन्य मात्रक जो है किलोमीटर प्रति घंटा भी है। ये 2 स्टैंडर्ड मात्रक है दोस्तों, ये SI मात्रक है, ठीक है ना। तो 2 स्टैंडर्ड मात्रक है, इसलिए इनको जानना होगा। मीटर प्रति सेकंड को जानना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा को जानना होगा, जो कि चाल का मात्रक है। चाल क्या है दोस्तों, कोई प्रति एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। अगर चाल का मात्रक मान लो 1 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड है, या चाल 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो ये अपने आप में क्या कह रहा है कि ये गाड़ी 1 सेकंड में 5 किलोमीटर तय कर रही है। मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये अपने आप में क्या कह रहा है कि ये जो गाड़ी है प्रति सेकंड माने 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रही है। चाल क्या कहलाता है, चाल दूरी को ही बताता है, लेकिन एकांक समय में चली गई दूरी को बताता है। यानी 1 सेकंड में कितनी दूरी चली, या 1 मिनट में कितनी दूरी चली, या 1 घंटा में कितनी दूरी चली, इसको चाल बताता है। अब मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा को एक अच्छे से समझ लो दोस्तों। हम चाहें तो प्रूफ करा दें कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो चूँकि आपके समय को बचाना है, इसलिए अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में तुम्हें गुणा जो है बदलना है, तो क्या करोगे, ये याद कर लेना। मीटर प्रति सेकंड को अगर तुम्हें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या करोगे, तो देखो इसको किस में बदलना है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो तुम्हें 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो जिसमें बदलना है इस चीज़ को हम ध्यान में देते हैं। तो बदलना किस में है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो दोस्तों इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये याद रखना, क्या करते हैं 18/5 से गुणा करते हैं। हम याद भी करवाएंगे अभी। किलोमीटर प्रति घंटा को तुम्हें अगर मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो क्या करोगे, तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर तुम्हें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो भी गुणा करोगे, लेकिन किससे गुणा करोगे, इसको पलट दो, 5/18 से गुणा करोगे। यानी अगर किलोमीटर प्रति घंटा को तुम्हें मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से। दोनों में बड़ा कौन है दोस्तों, 18/5 बड़ा है। छोटा कौन है, तो 5/18, क्योंकि अंश अगर बड़ा रहता है तो क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो ये 18/5 तुम्हारा क्या बड़ा, 3 से भी बड़ा है। 5/18 1 से भी छोटा है, माने ये बड़ा है। अब ट्रिक क्या है कि जिसमें तुम्हें बदलना है उस यूनिट को देखो कि वो क्या है।
जिसमें तुम्हें बदलना है। तो अगर जिसमें बदलना है, अगर वो यूनिट बड़ा है तो तुम बड़ा वाला से गुणा करोगे, यानी 18/5 से गुणा करोगे, 18/5 से गुणा करोगे। और जिसमें बदलना है अगर वो छोटा है तो तुम छोटा वाला से गुणा करोगे, यानी 5/18 से गुणा करोगे। अब देखो, मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। किस में बदलना है? देखो, इससे बदलना है किस में? किलोमीटर में। यानी ये बड़ा है, यानी बड़ा में बदलना है तो बड़ा से गुणा करोगे, यानी 18/5 से गुणा करोगे। अब ये उल्टा, किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। किस में बदलना है? छोटा में बदलना है। छोटा में बदलने के लिए छोटा से गुणा करोगे, यानी 5/18 से गुणा करोगे। 5/18 क्या है? छोटा है 18/5 से। ये ट्रिक है याद करने की कि जिसमें बदलना रहता है, अगर बड़ा, उसको ध्यान में देंगे। अगर बड़ा है जिसमें बदलना है, अगर बड़ा में बदलना है तो बड़ा से गुणा करोगे। अगर छोटा में बदलना है जिसमें वो छोटा है तो छोटा से गुणा करोगे। काफ़ी इजी है, इस तरीके से तुम क्या कर लोगे, ऐसे याद कर लोगे, बहुत काम करेगा। तो अब याद रखना, वही जो है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। इस फार्मूला को कभी याद जो है कभी मत भूलना कि चाल बराबर दूरी बटा समय से ही हम सारे फार्मूला को क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ से दूरी बराबर अगर पूछ देता तो क्या होता? दूरी बराबर पूछ देता क्या होता? दूरी बराबर क्या हो जाता? चाल गुणे समय हो जाता। क्योंकि समय यहाँ पर भाग है, यहाँ जाकर क्या हो जाता? गुणा हो जाता। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। कभी कभी औसत चाल आ जाता है, कभी कभी क्या जाता है? औसत चाल आ जाता है। तो याद रखना, यहाँ से तुम औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? औसत चाल भी आ जाता है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? याद रखना, औसत चाल बराबर क्या होता है? तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है। औसत चाल बराबर क्या होता है? ऐसे भी औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योगफल, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। कुल पदों की संख्या होता है तो यहाँ पर कुल समय हो जाएगा। ऐसे भी औसत बराबर कुल पदों की संख्या का योगफल बटा पदों की संख्या होता है। तो ऐसे भी औसत चाल बराबर होगा, चूँकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है औसत चाल बराबर। एक चीज़ ये याद रखना। दूसरी चीज़ ये याद रखना, कभी कभी क्या कहता है कि कोई वस्तु जो है ए चाल से नहीं, कोई वस्तु यक्ष चाल से ए से बी तक जाती है। किस चाल से? यक्ष चाल से। कोई वस्तु यक्ष चाल से ए स्थान से बी स्थान पर जाती है और फिर पुनः उसी बी स्थान से ए स्थान पर वापस वाई चाल से आ जाती है, वाई चाल से आ जाती है। तो इस दौरान पूरी यात्रा में औसत चाल क्या रहा होगा? तो इस समय औसत चाल अगर पूछेगा तो इसका क्या होता है? इसका क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है? 2ab या 2xy अपान x प्लस वाई, यानी दोनों चालों के गुणनफल गुणे 2 बटा दोनों चालों का योगफल। कभी कभी कहता है कि अगर मनोज 4 किलोमीटर प्रति घंटा से वाराणसी से मुंबई जाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा से मुंबई से वापस वाराणसी चला आता है, इस दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करिए। तो क्या करोगे? 2 गुणे 4 गुणे 5, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल कर दोगे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई जरूर ऊपर करोगे। इस तरीक़ा से तुम्हारा औसत चाल तुम्हारा जल्दी से निकल आएगा। यानी कुल मिला के इसमें क्या तुम्हें ट्रिक मिला है? ए से बी और फिर बी से ए, यानी दूरी समान हो। यदि दूरी समान हो और चाल जो है अलग अलग हो, कभी भी दूरी समान केवल होनी चाहिए। दूरी देखो, इस अवस्था में भी दूरी यही थी ए से बी, और इधर वापस आया तो भी दूरी वही थी। दूरी जब समान हो और चाल अलग अलग हो तो तुम इस फार्मूला को आराम से लगा सकते हो, 2xy अपन x प्लस वाई। इससे आसानी से हो जाएगा। या कुल दूरी बटा कुल समय रखो, उत्तर पाओ। चलो इसको मिटाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हमेशा याद रखना, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसी एक फार्मूला से मैं हर क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कराता हूँ। अलग अलग ट्रिक हम नहीं बताते हैं, केवल एक ही फार्मूला से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करा देते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हम आसानी से पढ़ो, काफ़ी ईजी लगेगा। जितना मैंने बताया वो केवल बस दिमाग में समझ लेना है। देखो, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखो लिखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। दोस्तों, एक रेलगाड़ी जो है, मान लो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारी है प्लेटफार्म। ये तुम्हारी क्या है? ये है प्लेटफार्म। तो इस प्लेटफार्म की कुछ ना कुछ दोस्तों क्या रही होगी? लंबाई रही होगी। इसी पर क्या दौड़ रही है दोस्तों? एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी इसी पर क्या कर रही है? दौड़ रही है। तो एक रेलगाड़ी इसी पर क्या कर रही है? दौड़ रही है। तो ये रही रेलगाड़ी जो इस पर क्या कर रही है? दौड़ रही है। ठीक है, तो इसी पर रेलगाड़ी तुम्हारी क्या कर रही है? दौड़ रही है। तो एक बात समझने वाली ये है
कि हाँ प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर देती है। तो यहाँ से यहाँ तक जब पार करती है तो कितने सेकंड में लेती है? पार करने में तुम्हारा 20 सेकंड लेती है। कितने सेकंड लेती है? 20 सेकंड लेती है। 20 सेकंड पार कर जाती है। तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रहे एक पुरुष को, एक पुरुष है, देखो एक पुरुष है, ये पुरुष भी इसी दिशा में क्या कर रहा है? देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रहे एक पुरुष को 15 सेकंड में पार करती है। एक पुरुष को भी पार करती है, लेकिन ये पुरुष क्या कर रहा है? उसी दिशा में, माने इधर ही को ही चल रहा है पुरुष। इस पुरुष की चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से जो है पुरुष जो है चल रहा है। तो इसको जो है याद रखना, इसको भी जो है जो पार करती है यही रेलगाड़ी इसको पार करती है। तो याद रखना क्योंकि पुरुष भी इस चाल से चल रहा है और रेलगाड़ी भी इसी चाल से जो है चल रही है। रेलगाड़ी भी इसी चाल से जो है, मैंने इसी चाल से नहीं, इसी दिशा में चल रही है, लेकिन उसकी चाल क्या है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चाल से जब चल रही है तो इनको पार करने में कितना समय लगता है? 15 सेकंड लगता है विपरीत दिशा में। चलो मान लेते हैं कितना समय लगता है? 15 सेकंड लगता है। 15 सेकंड लगता है। तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है ये पूछ रहा है। एक बात केवल ध्यान में रखनी है दोस्तों कि कोई भी रेलगाड़ी जब इस प्लेटफार्म को पार करेगी तो इस प्लेटफार्म की लंबाई हम मानते हैं कि यक्ष रही होगी। प्लेटफार्म को पार करने में कुल कितनी दूरी तय कर रही होगी? तो प्लेटफार्म को पार करने में यक्ष दूरी प्लेटफार्म की प्लस रेलगाड़ी की भी तो लंबाई रही होगी। ये भी तो दूरी में है, क्योंकि रेलगाड़ी यहाँ से पार करना शुरू करेगी यहाँ से, और अपनी पूरी यहाँ से लेकर केवल थोड़ा निकल जाएगा तो इसको पार थोड़ी नहीं कहेंगे। पूरी की पूरी देखो पेन चेंज करेंगे हम। पूरी की पूरी जब तक गाड़ी ऐसे बाहर निकल ना जाए, ऐसे गाड़ी जो है पूरी की पूरी निकल ना जाए यहाँ तक, तब तक इसे पार माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। यानी कुल दूरी कितनी तय करेगी? यहाँ से शुरुआत होगा तो कुल दूरी यक्ष प्लस इसकी अपनी भी लंबाई के, माने ट्रेन की अपनी लंबाई के बराबर भी दूरी जो है ये भी अपनी लंबाई को भी ऐड करेगी। तो कुल दूरी कितना तय करना पड़ेगा? इस एक रेलगाड़ी को प्लेटफार्म पार करने में कुल दूरी कितना तय करना पड़ता है? तो प्लेटफार्म की लंबाई तो रहती ही है, साथ में रेलगाड़ी की खुद अपनी लंबाई रहती है, उससे भी तय करना रहता है। यानी कुल दूरी कितनी हो जाती है? तो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की खुद की लंबाई। बस यही एक चीज़ तो याद रखना है कि प्लेटफार्म को पार करना है तो प्लेटफार्म की लंबाई को भी पार करना होगा और रेलगाड़ी को अपनी लंबाई को भी पार करके दूरी तय करना पड़ेगा। यानी कुल दूरी यक्ष प्लस वाई बटा तुम्हारी ये सब होगी। ठीक है। तो क्या प्लेटफार्म की लंबाई कहीं दिया है? कहीं भी प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दिया, बल्कि वही तो पूछ रहा है। तो क्या कहीं रेलगाड़ी यानी वाई की लंबाई कहीं दिया है? तो रेलगाड़ी की भी बात नहीं किया है। तो रेलगाड़ी की नहीं बात किया है, तब हम कहाँ से वो कुल रेलगाड़ी की लंबाई देखेंगे? तो इस पुरुष को पार करने में, इस पुरुष को जब ये रेलगाड़ियाँ पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। चाहे पुरुष को या किसी खंभा को भी पार करती तो कितनी दूरी तय करती? तो अपनी लंबाई के बराबर, क्योंकि पुरुष की कोई विशेष लंबाई नहीं होती, एक पॉइंट ही होता है। खंभा भी एक पॉइंट ही होता है। तो एक खंभा को पार करे या एक पुरुष को पार करे तो वो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, जिसकी लंबाई ट्रेन की क्या है? वाई है, माने केवल बस अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो यहाँ से क्यों ना इस ट्रेन की हम क्या निकाल लें? लंबाई ज्ञात कर लें, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा चाल भी दिया है और यहाँ पर तुम्हारा समय भी दिया है, तो दूरी निकाला जा सकता है। एक ही फार्मूला यहाँ से तुम ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हो। कैसे? देखो ध्यान से, एक फार्मूला किसी से याद नहीं होता, वो कौन है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो ध्यान देखना यहाँ पर सेकेंड है, यहाँ पर मीटर में उतर आ रहा है, लेकिन ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो तुम इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में क्यों नहीं चेंज कर लेते? तो चेंज कर लो। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड क्या है? मीटर प्रति सेकंड छोटा है, छोटा में बदलना है। तो 54 में हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? छोटा से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें बदलते हैं उसी को ध्यान देते हैं। 38 या 54 3 बार में इकट्ठा, 3 5 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड किसकी चाल है? ट्रेन की है। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा को भी मीटर प्रति सेकंड में तुम बदलो तो तुम्हारा काम बन सकता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, यानी इसमें भी छोटा में बदलना है, तो 5/18 से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? गुणा करेगा। तो यहाँ से क्या होगा? 36 18 क्या आया तुम्हारा? 5/3 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? तुम्हारा चाल निकल कर आया है।
तो चाल निकल कर आया, तो चाल बराबर क्या होता है फार्मूला, दूरी बटा समय। तो वहाँ से दूरी बराबर क्या आ जाएगा, तुम ही बताओ, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, डरो मत, बहुत डर रहे हो। दूरी बराबर चाल गुणे समय, किसकी दूरी निकलेगी, तो एक आदमी को पार करने में ये जो है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी ये ट्रेन की लंबाई, यानी एक रेलगाड़ी की लंबाई निकलेगी, जिसको हमने वाई माना है। मन है तो वाई लिखो, नहीं तो ना लिखो, लेकिन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी जब अपने किसी खंभा को पार करेगी या किसी मनुष्य को पार करेगी। तो यहाँ पर कौन से चाल रखेंगे, तो ध्यान देखना, यहाँ पर मनुष्य भी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और रेलगाड़ी भी जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और रेलगाड़ी जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी चाल रखेंगे, इसकी चाल कि इसकी चाल, दोनों की संयुक्त चाल रखेंगे। कौन सी चाल रखेंगे, संयुक्त चाल रखेंगे। एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो संयुक्त चाल को हम यहाँ पर सापेक्षिक चाल के नाम से जानते हैं। किस काल से नाम से जानते हैं, सापेक्षिक चाल। दोस्तों केवल ध्यान से देखते जाओगे, तुम ही बताओ, आदमी भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो सापेक्षिक चाल के नाम से जाना जाएंगे। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो चूँकि एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो इसके सापेक्ष जो है रेलगाड़ी जो है 6 किलोमीटर कम चलेगी, या इसके सापेक्ष जो गाड़ी जो है, इन दोनों का देखोगे तो 6 किलोमीटर रेलगाड़ी कम चलेगी, क्योंकि उसी दिशा में जाकर कवर कर रहा है। कैसे, देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि ये आदमी जो है 1 घंटा में 6 किलोमीटर चलेगा। ये आदमी 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा, 6 किलोमीटर चलेगा। तो आदमी थोड़ा सा यहाँ पर पहुँच के देखो, इसका मतलब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि रेलगाड़ी 1 घंटा में 54 किलोमीटर चलेगी। तो 1 घंटा में 54 किलोमीटर मानते हैं कि 54 किलोमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो रेलगाड़ी 1 घंटा में कहाँ से कहाँ तक चलेगी, यहाँ तक 54 किलोमीटर तक चलेगी। लेकिन वो मनुष्य भी तो उसी 1 घंटा में चल रहा होगा, क्योंकि चल रहा है। वो कितना चलेगा दोस्तों, तो वो मात्र 6 किलोमीटर ही चलेगा। मनुष्य कितना किलोमीटर चला है, मनुष्य यहाँ पर आकर खड़ा हो जाएगा, और वो रेलगाड़ी यहाँ पर आकर क्या हो गई, खड़ी हो जाएगी। तो देखा जाए ध्यान से, तो 1 घंटा में रेलगाड़ी भले यहाँ से लेकर यहाँ 54 किलोमीटर चले, लेकिन मनुष्य भी 1 घंटा में पिछवा से दौड़कर इतना कवर कर लेगा। यानी बचेगा कितना, बचा कितना 54 में से 6 घटाओ, कितना बचा बोलो, तो बचा तुम्हारा 48। माने 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ही इस रेलगाड़ी की चाल मानी जाएगी, क्योंकि बचा कितना 48 किलोमीटर, माने हर घंटा में 48 किलोमीटर तुम्हारा बचेगा। तो किस चाल से एक्चुअल में ट्रेन चलती हुई मानी जाएगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, क्योंकि अगले 1 घंटा में फिर 54 चलेगा, तो अगले 1 घंटा में ये 6 फिर खबर कर लेगा, यानी 54 में से 6 घटेगा, फिर 48 से मानी जाएगी। यानी इन दोनों की सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर कौन सी चाल रखेंगे, सापेक्षिक चाल। क्यों, क्योंकि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो यहाँ भी चालवे रखेंगे, लेकिन सापेक्षिक चाल। तो ये चाल हम रखेंगे किस में, क्योंकि चूँकि मीटर में है, तो ये चाल मीटर प्रति सेकंड में रखेंगे। तो इस गाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या है, 15 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर चाल क्या होगा, 15 मीटर प्रति सेकंड वाला ये रखेंगे, लेकिन इसमें सापेक्षिक चाल है, तो इसमें से कुछ घटेगा। तो घटेगा कौन, 6 किलोमीटर प्रति घंटा वाला घटेगा, जिसको मीटर प्रति सेकंड में हमने निकाला, तो 5/3 आया। तो ये वाला चाल सापेक्षिक चाल यहाँ पर रखेंगे। कहाँ से कि 2 चीज़ यहाँ चल रहा है, 2 चीज़ चलता है, तो वहाँ सापेक्षिक चाल रखते हैं। याद रखना, अगर एक ही दिशा में दोनों चीज़ चलता है तो चाल जो है घटता है। चाल क्या होता है, सापेक्षिक चाल क्या होता है, घटता है, सापेक्षिक चाल घटता है। अगर विपरीत दिशा में, माने कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, विपरीत दिशा में चलेगा, तो चाल क्या होगा, सापेक्षिक चाल क्या होगा, जुटेगा। याद रखना है ये चीज़। कभी भी 2 चीज़ गतिमान हो तो वहाँ पर सापेक्षिक चाल ही लिखते हैं, या तो जोड़ के या तो घटा के। एक ही दिशा में चलेगा तो जुटेगा। क्यों जुटेगा, उसका रीज़न ये है, माफ़ करना, एक ही दिशा में चलेगा तो घटेगा। क्यों घटेगा, तो ये मैंने यहाँ समझाया है। विपरीत दिशा में चलेगा तो जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ये उतनी समय में इधर भागेगा, ये उतनी समय में इधर भागेगा, तो दूरी ज़्यादा तय होगी। ज़्यादा दूरी तय होगी तो चाल भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ठीक है, ये 15 माइनस 5/3 क्यों मैंने सापेक्षिक चाल रखा, बात समझ में आ गया। क्योंकि आदमिया भी 5/3 से उसी दिशा में भाग रहा है। गुणे समय कितने समय में पार कर लेता है दोस्तों, तो 15 सेकंड में। तो गुणे तुम्हारा यहाँ पर लिख दिया मैंने 15। यहाँ से वाई ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी, क्योंकि आदमी को कोई ट्रेन पार करेगी तो आदमी की लंबाई के बराबर नहीं, बल्कि अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अब देखो, अब इसको नीचे 1 मार्क हल करो। 15 यहाँ 45 में से 5 गया, 15 यहाँ देखो, यहाँ पर 3 है,
15 तो 45 में से 5 गया, क्या बचेगा 40, यानी 40/3 गुणे 15, 40/3 गुणे 15, ये 3 है, ठीक है ना। तो ये 3 और ये 15 5 बार में कट जाएगा, 5 का 20, यानी 200 मीटर तुम्हारा क्या है, रेल की लंबाई है। रेल की लंबाई कितनी है, 200 मीटर तुम्हें पता चली गई। तुम्हें क्या पता चल गई, रेल की लंबाई 200 मीटर पता चल गई, ठीक है। अब बताओ, यही रेलगाड़ियाँ जो प्लेटफार्म को अब थोड़ा सा मिटा दें, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इसको क्या करूँ, इतना मिटा दूँ। अब ध्यान से समझो, तो पहली बात पर आओ, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है रेलगाड़ी के प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में तुमने बदल दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ अगर प्लेटफार्म को पार करना है तो कितनी दूरी तय करेगी, एक्स प्लस वाई, यही फार्मूला लगाना है, यहाँ पर लगाना है। एक्स केवल यहाँ पे फार्म रुका हुआ है, केवल रेलगाड़ी चल रही है, तो सीधे चाल रखेंगे, ठीक है ना। तो चाल बराबर दूरी बटा समय या दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो फिर वही फार्मूला बार बार लिखना पड़ा। चलो दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल गुणे समय, ये सब जानते हैं, एक ही फार्मूला लग रहा है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। एक बात समझो, दूरी, अब देखो रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी तो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई, यानी कुल दूरी कितनी तय करेगी, दोनों की लंबाई के योग के बराबर, यानी दूरी कितनी होगी, एक्स प्लस वाई। यहाँ घटता नहीं है, हमेशा जुटता ही है, ठीक ना, दूरी में कोई घटने वाली बात नहीं आती है कभी भी। तो ये एक्स प्लस वाई। चाल क्या होगा रेलगाड़ी की, क्योंकि प्लेटफार्म की चाल तो होती ही नहीं है, तो रेलगाड़ी की सीधे चाल क्या है, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में ये नहीं रखना, हमें मीटर प्रति सेकंड वाला रखना है, इसलिए यहाँ पर चाल क्या रखेंगे, 15 मीटर प्रति सेकंड। याद यही रखना है कि जो मात्रक दिखता है यहाँ पर सबको एक ही यूनिट में बदल देते हैं, सबको एक ही मात्रक बदल देते हैं। जैसे ये सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड में सब दिख रहा है, तो क्यों ना किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे, इसलिए बदले हैं दोस्तों। याद यही रखना, इसमें यही लोग डर जाते हैं कि उत्तर नहीं आता है, क्योंकि एक ही मात्रक में चेंज नहीं करते हैं। चाल बराबर 15 हो गया, 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया, गुणे समय कितना लेता है, देखो 20 सेकंड लेता है, तो गुणे 20। अब देखो एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है प्लेटफार्म की लंबाई, वाई क्या है इस रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई तुम 200 मीटर यहाँ वाई का मान निकाल चुके हो, तो यहाँ लिख लो एक्स प्लस 200, एक्स प्लस 200 और 15 दूना का 30, 300 मीटर। दोनों की लंबाई जोड़ रहे हो तो 300 मीटर हो रहा। ऐसे भी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 300 माइनस 200, तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 300 में से 200 जाएगा तो 100 मीटर तुम्हारा राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों चूँकि ये पहली टॉपिक थी इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया, जब हल करना होता तो सीधे ये वाला और इसके पहले जो मिटाए वो अलग करा के सीधे हल करा देते। सब एक चाल भी बता दिया, औसत चाल भी बता दिए, दूरी बराबर समय गुणा चाल, दूरी बराबर क्या, चाल बराबर सिंपली क्या होता है, दूरी बटा समय, ये सब भी बताकर मैंने इसको सॉल्व कराया और कॉन्सेप्ट को क्या किया, क्लियर किया। चलिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। मैंने 31 दिसंबर 2025 को आए क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व कराया और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पेपर को उठाऊंगा और आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।